का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की और बड़ी खबर की और रुक करेंगे जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला और इसके साथ ही 12 और 28% वाले स्लैब होंगे खत्म। 5% और 18% जीएसटी स्लैब होंगे। अब इसके साथ ही 22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम और 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर 0 जीएसटी। इसके साथ ही बता दें कि पान गुटखा मसाला पर 40% जीएसटी। आम आदमी किसान वर्ग को होगा फायदा। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। वित्त मंत्री ने साफ किया कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे जो 5% और 18 होंगे और मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी। इसके चलते कई सामान रास्ते और इसके साथ ही बता दें कि सस्ते हो जाएंगे। हालांकि बता दें कि हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है जो कि 40% का है। और इसके साथ ही बता दें कि जीएसटी में बड़ा बदलाव और पीएम मोदी का बता दें कि बड़ा बदलाव देखने को मिला है जहां अब 2 ही दरें लागू होंगी और इसके साथ ही 22 सितंबर से लागू होगा 33 जीवन रक्षक। और इसके साथ ही बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की, जहां बता दें कि 22 सितंबर से ये लागू होगा। और बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है जहां अब आम आदमी की जेब पे बड़ा ही आराम देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही बता दें कि खत्म होंगे और 5% और 18 जीएसटी स्लैब होंगी अब। और इसके साथ ही बता दें कि 2 ही स्लैब होंगी जहां जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है जिससे आम आदमी को राहत मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही बता दें कि अब 2 ही और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से कल एक बड़ी अहम बैठक हुई जीएसटी के बीच में और वित्त मंत्री सीतारमण के बीच में, तो एक बड़ी बैठक थी और लगभग अगर बात की जाए तो ये 56वीं जीएसटी की बैठक थी जिसमें कई अहम प्रस्तावों को माफ करिएगा जो कई अहम जो स्लैब हैं उस पर चर्चा हुई। और अगर बात की जाए जिस तरीके से जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं और जो आम जनमानस के जीवन के जो स्वस्थ प्रारूप है यानी कि रोटी इसके लिए एक प्राथमिक उद्देश्य है, तो उस पर जो जीएसटी है उसको मिल कर दिया गया है। और जिस तरीके से बात की जाए रोजमर्रा का जो सामान है जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और घी, नूडल्स, नमकीन, इन सभी पर जो जीएसटी है वो 18 से घट करके आज 5% हो गए, यानी कि आम जो जनता है उसको काफी राहत केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। और अगर जिस तरीके से बात की जाए जो नशीली पदार्थ है यानी कि पान, तंबाकू, गुटखा, इस पर जो जीएसटी का रेट है वो अब बढ़ा दिया गया है और उसको 40% के स्लैब में रख दिया गया, यानी कि अब अगर कोई भी व्यक्ति पान गुटखा का सेवन करता है तो उसकी जेब पर काफी बड़ा असर पड़ने वाला है। और जिस तरीके से बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, किसान कृषि क्षेत्र की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, तो इन सभी जो सेक्टर्स हैं उन पर जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जो वित्त मंत्री सीतारमण है, उन्होंने काफी स्लैब में काफी आसानी करी है। छोटे जो उद्यमी हैं उनके लिए काफी आसान चीजें करी हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो छोटे कार लेने के जो व्यक्ति इच्छुक है उन पर पहले 28% जीएसटी हुआ करती थी, अब उस पर 18% जीएसटी हो सकेगी। जो शिक्षा का क्षेत्र है उसके जो जीएसटी है उसको बिल्कुल मिल कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अगर डिवाइसेस की बात की जाए तो उन पर लगभग 10% की जो स्लैब है उसको कम किया गया, यानी कि जो जीएसटी पहले 28% हुआ करती थी अब वही जीएसटी 18% लगेगी। यानी कि जो आम जनमानस है उसके लिए एक खुशी की बात है कि जो उसकी आम जो समस्या है जिससे जीएसटी पे करने की हो रही थी, जो ज्यादा जीएसटी पे करता था, जिसके लिए अब उनके लिए बहुत राहत के साथ है। क्योंकि वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीएसटी जो कमेटी थी उसका भी धन्यवाद किया है कि 56वीं जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखे और उन प्रस्तावों को
सभी तौर से मंजूरी मिल गई। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई विभाग की अगर बात की जाए, एमएसएमई सेक्टर में जो छोटे उद्यमी होते हैं उनको भी जो छोटा व्यापार लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक जीएसटी उनके लिए भी एक समस्या का विषय होता है। तो उस पर भी 10% की जो जीएसटी है वो कम की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है केंद्र सरकार द्वारा कि इस पहल को मंजूरी मिली है। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो इस जीएसटी का जो स्लैब है वो 22 सितंबर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की बात है पूरे देश के लिए कि जीएसटी का जो स्लैब है आम जनमानस के लिए वो कम किया गया। जी ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर की ओर, जीएसटी में बदलाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है, जहां उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश और इसके साथ ही आम जिंदगी में सुधार लाने वाला फैसला है। छोटे व्यापारियों को कारोबार में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था पीएम ने, जीएसटी में बता दें कि 12 और 28% का स्लैब खत्म कर दिया गया है। सबकी बड़ी खबर है, जहाँ केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी दरों पर बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्य की जीएसटी परिषद ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग और महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में एनडीए का बिहार बंद, सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। आरजेडी के खिलाफ हल्ला बोल और इमरजेंसी सेवाएं नहीं रहेंगी बाधित। बीजेपी महिला मोर्चा को बंद की कमान और पीएम की मां पर हुई थी टिप्पणी, जिसके बाद बता दें कि अब बिहार बंद का ऐलान किया गया है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्दल माता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार बंद का ऐलान किया था। इससे पहले पीएम मोदी ने खुद एक कार्यक्रम में इस बयान पर अपना दिल का दर्द बयान किया। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। बिहार में राजद कांग्रेस के मंच से मेरी मां को अपशब्द कहे गए हैं, जिसके बाद बता दें कि मोर्चा संभालते हुए आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है। और इसके साथ बता दें कि अब बिहार बंद और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर है, जहां बिहार में एनडीए का बिहार बंद का ऐलान, इसके साथ ही सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के बाद अब बिहार बंद का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हुए और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा और ऐलान किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन को भी मुस्तैद किया गया है ताकि स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण ना हो। और इसके साथ ही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी के हाथ में तख्तियां और इसके साथ ही बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने को लेकर आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा ने इसकी कमान संभाली है, जहां बता दें कि तस्वीरें में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ के हाथ में तख्तियां लेकर और इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता दें कि विष्णुदेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर में तमाम व्यवस्था की गई और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल तैनात रहा। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर विकास से जुड़ी कुछ योजनाओं की भी समीक्षा की।
और इसके साथ ही बता दें कि बिहार के सीएम ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करी और राज्य की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, व्यापक इंतजाम किए गए थे। विष्णुपद मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत कर तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी और इसके साथ ही उन्होंने बता दी कि समीक्षा भी करी और सीएम ने राज्य की खुशहाली की कामना करते हुए दर्शन पूजन किया और विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना करी। और विष्णुपद मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जहां पुख्ता इंतजाम किए गए प्रशासन की ओर से। मंदिर परिसर में भी व्यापक इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जनता की समस्याएं सीधे सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता की भलाई और सेवा में बता दें कि किसी भी तरह की कोताही को नहीं बरतेंगे। और इसके साथ ही गोरखपुर से एक खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही बता दें कि फरियादों ने अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, तो बाकी समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरियादों की समस्याओं को सुनना हमारी प्राथमिकता है और उनके कार्य में कोई भी बाधा ना है और उनको कोई भी परेशानी ना हो, ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही गोरखपुर से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और उनको आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा, निस्तारण निकाला जाएगा। और उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरियादों की समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कृषि, बागवानी, पशुपालन और गौशाला विभागों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, पशुधन विकास और गौशालाओं की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों और पशुपालकों को समय पर लाभ मिले और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जयपुर से एक खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बैठक करी और इसके साथ ही उन्होंने बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी को लाभ मिले और उन्होंने किसानों, बागवानों, पशुपालकों पर जोर देते हुए कहा कि उन तक हर सुविधा पहुंचाई जाए। और इसके साथ ही जयपुर से एक खबर है, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक कर तमाम निर्देश दिए। कृषि, बागवानी योजनाओं पर चर्चा करी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी तक आवश्यक सामान पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। और इसके साथ ही जयपुर से ये खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक करी, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालकों पर जोर देते उन्होंने उन मुद्दों पर चर्चा करी और कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी तक आवश्यक सामान और राहत सामान पहुंचाए जाए और कोई भी कमी ना हो और उन तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसके साथ ही बता दें कि जयपुर से ये खबर है, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पुष्पांजलि यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने अखाड़ों को मुख्यमंत्री फंड से 11,000 और झांकी कलाकारों को 25,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इसे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। अखाड़े सहित जितने अखाड़े हैं, कलेक्टर नोट कर लेना, प्रत्येक अखाड़े को 11,000 अपनी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। जितने अखाड़े शामिल हो गए और इस अवसर पर जितनी ये झांकी के हमारे कलाकार हैं और ये झांकियां बनाने वाले हैं, सबको 25-25 हजार अपनी तरफ से सीएम फंड से और घोषणा करता 25-25 हजार सारी झांकी वालों को दिलाया जाएगा। यादव जी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री आवास में कर्मा त्योहार में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह त्योहार खासकर बेटियों के लिए होता है, जिसमें वे व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं और अच्छे वर और घर की कामना करती हैं।
इस दौरान गांव के बुजुर्ग भी बता दें की कहानी सुनते हुए नजर आए। रायपुर से ये खबर है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने त्योहार में हिस्सा लिया और इसके साथ ही उन्होंने त्योहार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये त्योहार विशेषकर बेटियों के लिए होता है, जो अच्छे वर और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखकर कामना करती हैं। और कहानी सुनते हुए भी बुजुर्ग भी इसमें नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस त्योहार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये खासकर ये त्योहार बेटियों के लिए होता है, जो अच्छे वर और इसके साथ ही अपने परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखकर कामना करती हैं। भादों का आज एकादशी है और आज कर्मा त्योहार का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उनका आग्रह था कि हमारे सारे वॉलंटियर्स सेम हाउस में इसका आयोजन करें, मौजूद था। तो आज सब लोग आए और कर्मा त्योहार का यहाँ पर आयोजन हुआ। और ये जो एकादशी का एक कर्मा त्योहार है, इसमें हमारे समाज की बेटियां उपवास रहती हैं दिन भर। और ये जो कर्मा पेड़ का टगाल आप लोग देखे होंगे, स्थापित किए हैं। इसको इज्जत के साथ जंगल से लाते हैं पूजा पाठ करके। और यहाँ तो सीएम हाउस है, नहीं तो गांव में एक अखड़ा होता है। अखड़ा में गांव का गणमान्य व्यक्ति पूजा उजा करके वो भी स्थापित करता है। और हमारी बहन बेटियां नया कपड़ा पहन के और पूजा पाठ करके कहानी सुनती हैं। कोई गांव का बुजुर्ग कहानी करता है। और मुख्य रूप से ये कर्मा का त्योहार हमारी बेटियों के लिए एक उनको अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, इसके लिए उपवास करती हैं और एक कर्म राजा से आग्रह करती हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। और इसके साथ ही दिल्ली में बता दें कि अब रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। यमुना का जलस्तर 207.44 मीटर तक पहुंचा है और इसके साथ ही अपने बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद अब खतरा काफी ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। निचले इलाकों में यमुना का पानी और इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। सबसे बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन ने तमाम व्यवस्था करते हुए लोगों को आश्रय में भेजा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ताकि कोई भी परेशानी ना देखने को मिले और इसके साथ ही कोई भी खतरा उन तक ना पहुंच पाए। और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। और बता दें कि लगातार रास्ते जलमग्न हो गए हैं, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि पहली तस्वीर पुराने लोहे पुल की है, दूसरी गीता कॉलोनी की है, तीसरी मयूर विहार फेज 1 की है और चौथी तस्वीर मार्केट की है, जहां बता दें कि चारों ही जगह पे लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है। कहर बनकर बारिश अपना और इसके साथ ही बता दें कि रास्ते जलमग्न हो गए हैं और घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जाम की स्थिति काफी ज्यादा उत्पन्न हो रही है। और इसके साथ ही यमुना का जलस्तर अब अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। और इसके साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ताकि उन तक कोई भी खतरा ना पहुंचे और स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की गई है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। निचले इलाकों में जाने से मना किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि अब निचले इलाकों के घरों में काफी ज्यादा पानी घुस गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, रास्ते जलमग्न हो गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण है और घुटनों तक पानी भरा हुआ है। स्कूलों को बंद किया गया है ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि यातायात बुरी तरह से बाधित हो रहा है, घंटों तक लोग जाम में फंसे हुए हैं, मजबूर हैं। और इसके साथ ही प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई है एहतियातन के तौर पर ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, उन तक राहत सामान पहुंचाए जा रहे हैं, खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है, उनको आश्रय में सुरक्षित
भेजा जा रहा है ताकि वो आराम से रह सकें। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की जा रही है। यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया है और ठप होता हुआ नजर आ रहा है। लोग ऑफिस पहुंचने में देरी हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को बंद रखा गया है स्थायी रूप से, ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही लगातार इस मूसलाधार बारिश के बाद खतरा काफी ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसके साथ ही अब रिकॉर्ड काफी ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है, रास्ते जलमग्न हो गए हैं, घुटनों तक पानी है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यातायात बुरी तरह से ठप हुआ पड़ा है, प्रभावित हो रहा है, घंटों तक लोग जाम में फंसे हैं। स्थिति काफी तनावपूर्ण है और तमाम व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि कई रूट्स को भी बंद किया गया है क्योंकि कई खतरे के निशान और भी ज्यादा बढ़े हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां दिल्ली बीजेपी सांसदों से मिलेंगे जेपी नड्डा और 6 सितंबर को सांसदों से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा ने सांसदों को बता दें कि डिनर पर बुलाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर अब चर्चा होगी। 7 और 8 सितंबर को होगा मतदान। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि जेपी नड्डा ने सांसदों को डिनर पर बुलाया है। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी सांसदों से मिलेंगे जेपी नड्डा। 6 सितंबर को सांसदों से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा ने सांसदों को डिनर पर बुलाया है, जहां चर्चा होगी। 7 और 8 सितंबर को बता दें कि मतदाता सबकी बड़ी खबर है, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी अब हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। दिल्ली बीजेपी सांसदों से मिलेंगे जेपी नड्डा। 6 सितंबर को सांसदों से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा ने सांसदों को डिनर पर बुलाया है, जहां चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही मतदान वर्कशॉप होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी सांसदों से मिलेंगे जेपी नड्डा। 6 सितंबर को सांसदों से मुलाकात करेंगे और जेपी नड्डा ने सांसदों को डिनर पर बुलाया है, जहां चर्चा की जाएगी। 7 और 8 सितंबर को होगा मतदान वर्कशॉप। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन भी अस्थायी रूप से स्थगित रही। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिकूल मौसम की वजह से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को रोक दिया गया है। इसके चलते सभी रास्ते और मार्गों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम सुधार होने तक यात्रा न करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। इसके साथ ही कटरा से ही खबर है, जहां बता दें कि माता वैष्णो देवी यात्रा आज 10वें दिन भी स्थगित है और इसके साथ ही यात्रा को रोक दिया गया है। प्रतिकूल मौसम से यात्रा को बंद किया गया है ताकि श्रद्धालुओं तक कोई भी मुसीबत ना आए और सभी मार्ग आवाजाही के लिए बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पहाड़ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को स्थगित किया गया है। आज 10वां दिन है, जहां यात्रा को रोक दिया गया है। प्रतिकूल मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है और यात्रा को बंद किया गया है। सभी मार्ग पर आवाजाही के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो और उन तक कोई भी खतरा ना आए, उसके चलते ये अहम फैसला लिया गया है। इसके देवी बता दें कि माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किया गया है और 10वें दिन भी यात्रा बंद है। प्रतिकूल मौसम से यात्रा को बंद किया गया है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसके साथ ही यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं तक कोई भी खतरा ना आए, इसके लिए यात्रा को रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। इसके साथ ही सभी मार्ग पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही खतरा क्योंकि काफी ज्यादा है, तो इसके लिए यात्रा को बंद किया गया है फिलहाल के लिए। और मौसम सही होने के बाद यात्रा खुल सकती है और फिलहाल के लिए लेकिन यात्रा को स्थगित किया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह अहम फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित किया गया है। 10वें दिन यात्रा को रोक लगाई गई है। प्रतिकूल मौसम से यात्रा अभी बंद है। सभी मार्ग पर आवाजाही को बंद किया गया है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मौसम में काफी ज्यादा बदलाव है, हालात काफी तनावपूर्ण हैं, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अहम फैसला लिया गया है, जहां यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, बंद किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे